Hello and welcome back to Dronacharya IS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal presenting you daily editorial analysis covering 19th April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला एडिटोरियल रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है. दिस एडिटोरियल हैज़ बीन रिटन बाय सुहासिनी हैदर विद द टाइटल इंडिया कैन क्रिटिसाइज रशियाज यूक्रेन इन्वेजन. इस एडिटोरियल में बेसिकली जो इंडिया की पोजीशन रही है व्हेन इट कम्स टू रशिया यूक्रेन वॉर उसे हाईलाइट किया गया है. And according to Suhasini Haidar, it is possible for Government of India to express its criticism whereas maintaining an independent stand on the unilateral sanctions. इस आर्टिकल में इंडिया की जो पोजीशन रही है उसे हाईलाइट किया गया है. Why India continued to abstain on all the critical resolutions related to Russia's invasion उसे भी यहाँ पे अनफोल्ड करने की कोशिश की गई है. Along with this, we are seeing that there is combined Western pressure, on India related to India's engagement with Russia. उसे लेकर यहाँ पे डिस्कशन की गई है. सो बेसिकली इस पूरे इन्वेजन में इंडिया का क्या स्टैंड रहा है, क्यों रहा है, इसे एनालाइज करेंगे. इंडिया की रशिया के साथ जो एंगेजमेंट बढ़ी है और इससे पहले भी जो हमारी डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर उसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे. And how India's strategic future is linked with Russia. ये सभी पॉइंट्स के ऊपर ये सारा एडिटोरियल बेस्ड है. पॉइंट बाय पॉइंट हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो इस आर्टिकल की शुरुआत में सुहासिनी हैदर 2018 के इंस्टेंस को यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं. द इशू ऑफ व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स imposed sanctions on Iran and how they convinced India to drop oil imports from Iran. तो यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए और इंडिया के लिए जो कि ईरान एक प्रेफर्ड चॉइस है. ईरान वाज द थर्ड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल एंड हाउ डिड इंडिया ड्रॉप आउट ऑल द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान फॉलोइंग यूएस सैंक्शंस. इस पूरे इशू को यहाँ पे हाईलाइट किया. 2018 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर निकी हेली को इंडिया भेजा एंड शी मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड कन्विंस्ड हिम टू ड्रॉप द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान और फेस यूएस सैंक्शंस. एंड साथ में ये भी कहा दैट इंडिया मस्ट रीथिंक इट्स टाइज विद द यूनाइटेड स्टेट्स. नाउ उसी के बाद एक दिन बाद ही इंडिया की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट दी. दे आस्क्ड ऑल द रिफाइनर्स टू कट द इंपोर्ट्स फ्रॉम ईरान एंड जो डेडलाइंस दी गई थी उसके तुरंत बाद ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इंडिया हैज़ ज़ीरोड आउट इट्स इम्पोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम ईरान, जो कि इंडिया का प्रेफर्ड चॉइस था, इंडिया का थर्ड बिगेस्ट सप्लायर था इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल. ये 4 साल पहले का इंस्टेंस है. 2018 में इंडिया का स्टैंड किस तरह रहा. नाउ इसको यहाँ पे डिस्कस इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम 2022 की बात करें राइट नाउ, अब फिर से यूएस इंडिया को प्रेशर कर रहा है दैट इंडिया शुड कट ऑल द ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया. एंड एक और चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि अभी जो अपील्स आ रही हैं, जो प्रेशर इंडिया के ऊपर डाला जा रहा है, दिस इज़ वेरी लेस सटल, दिस इज़ नॉट सटल एट ऑल. ये जो अपील आ रही है टू ज़ीरो आउट द ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया एंड रादर इंडिया और रशिया के बीच में जो परचेजेस है उसको और एक्सलरेट ना किया जाए, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम हाईएस्ट क्वार्टर्स. काफ़ी बड़े लेवल से ये अपील्स आ रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, recently we saw that US President Joe Biden and Prime Minister Narendra Modi, they had a virtual summit. इस दौरान भी इस इशू को डिस्कस किया गया. Then recently there was 2+2 ministerial meeting last week. वहाँ पे भी इस इशू को डिस्कस किया गया. इसके अलावा इंडियन अमेरिकन एमिसरी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स दलीप सिंह,
He was also on his visit to India, and he also spoke of consequences for creating a payment mechanism around sanctions against Russia. We are talking about a payment mechanism, rupee ruble trade. तो इसको लेकर क्या consequences हो सकते हैं? So we are seeing all that pressure and appeals which are focusing that India should not increase, should not conduct the trade with Russia when it comes to crude oil. Now this pressure is likely to increase, if we talk about the coming week. इंडिया की यूरोपियन लीडर्स के साथ मिस्टर मोदी हैज़ अ लॉट ऑफ एंगेजमेंट्स विद यूरोपियन लीडर्स. रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इज़ गोइंग टू कम टू इंडिया दिस वीक. तब इसके ऊपर बात हो सकती है. एंड देन अगेन Prime Minister of India, Mr. Modi, is expected to travel to Germany and France for bilateral meeting, and then to Denmark for a summit with Nordic countries. तो इन सभी जगहों पे ये एक काफ़ी बड़ा इशू है विच इज़ अबाउट टू ज़ीरो आउट द ऑयल परचेजेस फ्रॉम रशिया. तो ये दो सिनेरियोज बिल्कुल डिफरेंट हैं. 4 साल पहले जब ईरान के साथ बात आई तो प्रेशर इतना सिवियर था भी नहीं, फिर भी इंडिया ने अपना जो इम्पोर्ट था उसको ज़ीरो डाउन कर दिया. एंड राइट नाउ इंडिया इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, बट स्टिल इंडिया इज़ नॉट ज़ीरोइंग डाउन इट्स इम्पोर्ट, रादर द ट्रेड हैज़ एक्सलरेटेड. नाउ अगर हम लास्ट 2 months देखें जब से रशियन इन्वेजन चल रही है यूक्रेन की, सो इंडिया की पोजीशन को देखते हैं. नाउ फरवरी मंथ में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जो अपनी स्टेटमेंट दी थी उसमें उन्होंने कहा दैट इंडिया डज नॉट रिकग्नाइज यूनिलेटरल सैंक्शंस एंड दे विल फॉलो सम टफ टॉकिंग इन द वॉशिंगटन लास्ट वीक. सिर्फ उन्हीं सैंक्शंस को माना जाएगा विच आर मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशंस. जो यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं उसको इंडिया रिकग्नाइज नहीं करेगा. दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन. लेकिन इसके अलावा इंडिया की अगर हम पार्टिसिपेशन देखें यूनाइटेड नेशंस में, सो देयर वर 12 ओकेजन्स of voting in United Nations, and India continued to abstain on resolutions which were critical to Russia's invasion. So इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारी यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी लीडर्स के साथ इंडिया की टॉक्स चल रही हैं. ऑल ऑफ दीज कंट्रीज दे हैव ओपनली क्रिटिसाइज्ड रशिया इन देयर समिट, बट इंडिया हैज़ नॉट मेंशन्ड रशिया in any of their joint statements in which we are criticizing Russia. Now, यहाँ पे एक और perspective देखना ज़रूरी है. If we talk about the month of March and April, India has brought more Russian oil at a discount than that it was done in 2021. Last year की comparison में हमने रशिया से जो oil है वो ज़्यादा मंगाया है. And we are now accelerating coal imports from Russia as well. एंड इसके अलावा हमारे जो डिफेंस डील्स हैं, वी टॉक अबाउट S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसकी डिलीवरी डिले हो चुकी है बिकॉज ऑफ दीज वॉर. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म. इसे लेकर RBI और रशियन बैंक्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरह जो परचेजेस हो रही हैं वो रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म के थ्रू कंटिन्यूड रहें. सो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है दैट वाई गवर्नमेंट इज़ रिफ्यूजिंग टू गो टू सच अ कंबाइंड वेस्टर्न प्रेशर ऑन द इशू ऑफ इंडियाज़ रशियाज़ एंगेजमेंट. इतना ज़्यादा प्रेशर के बाद भी इंडिया क्यों रशिया के साथ एंगेज्ड है, हालांकि इससे काफ़ी कम प्रेशर था व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईरान. तो किस तरह इंडिया की जो पोजीशन है वो लंबे समय तक सस्टेन रह पाएगी. नाउ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इंडिया का स्टैंड रहा है इसमें बड़ा फैक्टर आता है जो हमारा पास्ट रिलेशनशिप रहा है रशिया के साथ. एंड इस रिलेशनशिप में वी ऑल्सो इंक्लूड सोवियत यूनियन ओवर हियर. सो द ट्रुथ इज़ अगर हम हमारे डिफेंस की बात करें, एनर्जी प्रोक्योरमेंट की बात करें, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स की बात करें, देयर ऑल्सो द कॉन्टिनेंटल बॉर्डर चैलेंजेस. इंडिया की जो फ्यूचर चैलेंजेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए शायद ये इंगेजमेंट की जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियाज़ डिफेंस हार्डवेयर डिपेंडेंसी, तो हम रशिया की जो रेंजेस हैं दैट इज़ अराउंड 60%. हम 60% वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं. और जो हमारे स्पेयर पार्ट्स की डिपेंडेंसी है दैट इज़ क्लोज टू 85%.
तो हाउएवर वी कैन सी कि जो ये परचेजेस हैं हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं। रशिया से ना मंगवा के सामान हम यूएस से मंगा सकते हैं। जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो हम स्पेयर्स जो हैं वो हम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कंट्रीज से मंगवा सकते हैं। दे ऑल्सो प्रोड्यूस सोवियत वेपन्स। लेकिन जो सबसे मुश्किल है यहाँ पे रिप्लेस करना, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, export of capabilities. Because when we talk about Russia and India, in our mind comes BrahMos missile. It is short for Brahmaputra and Moskva. तो इसको लेकर इंडिया wants कि इसकी domestic production शुरू हो. So how can we transfer this technology and export the capabilities? So this is one of the challenge which comes between India and Russia. Similarly, अगर हम डिफेंस के बाद इंडिया और रशिया के बीच में एनर्जी डिपेंडेंस की बात करें, तो इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंस रही है रशिया के साथ वो लेस देन 2% रही है, तो यहाँ पे बड़ा रोल नहीं था. हाउएवर इट इज़ वेरी अनलाइकली टू इंक्रीज द इनटेक ऑफ हैवी यूराल वैरायटी. जो यूराल वैरायटी का कोल है इसमें सल्फर कंटेंट काफ़ी हाई होता है. और एक और चीज़ यहाँ पे नोट करनी ज़रूरी है कि जो इंडियन ऑयल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, दे हैव इन्वेस्टेड अराउंड $16 billion इन रशियन ऑयल एंड एज वेल एज इन गैस फील्ड इन ईस्टर्न रशिया. ईस्टर्न रशिया में साखलिन-1, वेनकोर, तास, यूरकाक, ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडियन ऑयल पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है. उसके अलावा 2017 में रशिया का एक ड्रीम पूरा हुआ, the Russia's dream of buying a warm water port. जब रशिया ने अपने स्टेक्स लगाए हैं in the Vadinar refinery which is very strategically situated on the गुजरात कोस्ट. गुजरात कोस्ट पे ये वदिनार रिफाइनरी है और इस पे रशिया ने इन्वेस्ट किया है. एंड यहाँ पे दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डील विच वाज डन बिटवीन इंडिया एंड रशिया. After this, if we talk about renewable energy as well, so India has signed civil and nuclear deals with number of countries, जिसमें US, फ्रांस सब आते हैं. लेकिन जो सिर्फ फॉरेन न्यूक्लियर प्लांट जो इंडिया में एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, दैट आर दोज विच आर बिल्ड बाय रशिया. फॉर एग्जांपल कुंदनकुलम इन तमिलनाडु. तो ये सभी जो एरियाज़ हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो एनर्जी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, बट इसके बाद भी एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, दैट इज़ अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ दी सैंक्शंस विच आर इम्पोज्ड बाय द वेस्टर्न ब्लॉक. उसका इम्पैक्ट कैसा होने वाला है रशियन इकोनॉमी के ऊपर. सो क्या जो ग्लोबल इकोनॉमीज़ हैं वो इस सैंक्शन रिजीम में किस तरह आएंगी. सो ओनली 30 to 40 countries have joined the sanction trail. Whereas India, China, most of the South America, Africa, they are staying out of this particular as the situation is right now. So then, अगर हम इंडिया की बात करें, so India does not benefit by restricting itself to one side. जो ये डॉलर वर्सेस नॉन डॉलर इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, इससे इंडिया का कोई फ़ायदा नहीं है. Whereas हमारे जो स्ट्रेटेजिक फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ लिंक्ड है. यहाँ पे इंडिया की जो जोग्राफ़ी है वहीं से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रोडिक्ट हो जाती है. हमारा जो कॉन्टिनेंटल जो यहाँ पे चैलेंजेस हैं, जो प्राइमरी थ्रेट हमें आता है, स्पेशली अगर हम हमारे नदरन फ्रंटियर की बात करें, दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन वन साइड एंड चाइना ऑन द अदर साइड. And therefore, it is we need to have Russia on our side. लगातार 2 सालों से we are seeing that China जो है वो लगातार इंडियन टेरिटरी के अंदर ट्रांसग्रेस कर रहे हैं. And Moscow has stepped into to provide venues and facilitate talks between India and China. So अभी हम देखें तो इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो लास्ट वीक में we are talking about BRICS, Brazil, Russia, India, China, South Africa. We are talking about RIC, Russia, India, China, Shanghai Cooperation Organization. तो ये सब इंडिकेट करते हैं दैट इंडिया स्टिल फाइंड कंफर्ट इन ऑल ऑफ दीज ग्रुपिंग्स, जिसमें रशिया एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है.
ना एक और चीज़ हमें यहाँ पे देखना होगा कि रशिया इंडिया के लिए कंसिस्टेंट सपोर्ट रहा है। रशिया एक P5 मेंबर है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड इट हैज़ सपोर्टेड इंडिया, चाहे वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बात हो। एंड इन फैक्टर्स की वजह से जो इंडिया रशिया रिलेशन है दैट हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। इंडिया और रशिया के लीडर्स के बीच में, इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दी रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, रेगुलरली टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट चल रहा है। एंड अगर एक और बड़ी चीज़ हम देखें तो रशिया हैज़ नॉट रेज्ड कंसर्न्स ओवर ब्लैक साइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन एनी मैनर, जो कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स ने इन इश्यूज़ को रेज़ किया है व्हेन इट कम्स टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन और ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, मीडिया एंड NGOs। इससे लेकर रशिया ने कभी भी इंडिया को पॉइंट आउट नहीं किया है। तो यहाँ से ये फैक्टर बड़ा ये निकलता है कि देयर आर पुल फैक्टर्स टुवर्ड्स रशिया, जो कि इंडिया को रशिया के साथ काफ़ी क्लोजली एंकर्ड रख रहा है, बट देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी पुश फैक्टर एंड मे बी दिस इज़ द अनदर रीज़न फॉर दिस सिचुएशन। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज़ ये आ रही है कि एक तो इंडिया जो वेस्टर्न सैंक्शंस लग रही हैं उनको एंटरटेन करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, और साथ ही में हम एक पेमेंट स्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहते हैं विच विल सर्कमवेंट ऑल दीज सैंक्शंस। तो यहाँ से कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इंडिया का एक प्रिंसिपल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कहीं ना कहीं इसे इन्वोक ज़रूर किया है। ये जो डिसीजंस हैं दीज आर मिररिंग द डिसीजंस ऑफ पास्ट गवर्नमेंट्स। लाइक इफ वी टॉक अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी's government, we decided to conduct nuclear tests and face sanctions in 1998. Similarly, Manmohan Singh's government refused to bend to US pressure related to Iran oil sanctions. And even at that point of time, there was visit of US Secretary General Hillary Clinton in 2012. So somehow, जो हमारी policies रही हैं, this is mirroring that in the past. So, गवर्नमेंट जहाँ पे एक जगह पे फेल हो रही है दैट इज़ टू एक्सप्लेन कि इन सभी रीजंस की वजह से वाई इन दीज रीजंस आर प्रिवेंटिंग इंडिया टू क्रिटिसाइज रशिया ओपनली, हाउ रशिया इज़ ब्रूटली इन्वेडिंग यूक्रेन, इससे लेकर इंडिया ने ओपनली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। 2003 में US और इंडिया के बीच में जो पार्टनरशिप थी वो लगातार बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियर टेस्ट होता है दिस वॉज फाइनली it turned a corner. So it should have been possible for government to express its opposition to Russia's action in Ukraine similarly, while maintaining an independent position on the unilateral sanctions. And इसे लेकर even प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की जो स्पीच उन्होंने US में दी थी 1949, वो बहुत important है। This was done just few years before Bangkok conference, जिसमें इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ हम बढ़े। सो दिस एंटायर न्यूज़ आर्टिकल, दिस एंटायर एडिटोरियल विच वॉज रिटन बाय सुहासिनी हैदर, दिस एक्सप्लेन्स द स्टैंड ऑफ इंडिया, वाई इंडिया इज़ नॉट ओपनली क्रिटिसाइजिंग, वॉट शुड हैव बीन डन। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल क्रिप्टो करेंसीज एंड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आने वाली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से रिलेटेड है। वी विल अंडरस्टैंड हाउ क्रिप्टो करेंसी एंड CBDCs, दे आर नॉट द सेम थिंग, व्हाट आर द डिफरेंस। सो रिसेंटली हमारा जो रिसेंट बजट था, फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर किया दैट क्रिप्टो करेंसीज को डिस्करेज किया जाएगा, जो टैक्सेशन है वो इंक्रीज़ किया गया, कैपिटल गेन प्रोविजंस लगाए गए। लेकिन प्रेजेंटली जो क्रिप्टो करेंसीज का रोल चला है वर्ल्ड में, उसको भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये टैक्सेशन इंक्रीज़ करने से, कैपिटल गेन प्रोविजंस लगाने से, क्या इंडिया के अंदर क्रिप्टोज़ का जो यूज़ है वो स्लो डाउन हो जाएगा। नाउ एज वी आर सीइंग दैट Russia's kleptocrats, they have been using crypto to escape the sanctions which were imposed by the Western countries. Similarly, Ukraine has been the center for crypto trading, and because of the very lax rules in Ukraine, Ukraine is using them to raise funds for its war against Russia.
नाउ क्रिप्टो करेंसी के इशू को लेकर गवर्नर ऑफ आरबीआई इन्होंने फरवरी में दो बड़ी चीज़ों को हाईलाइट किया। पहली कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं दे आर बिग थ्रेट टू आवर फाइनेंशियल एंड आवर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बड़ा थ्रेट है, दीज आर ऑल प्राइवेट, दे आर नॉट बैक्ड बाय एनी गवर्नमेंट। सेकेंडली दैट दीज क्रिप्टो करेंसीज दे डू नॉट हैव एनी अंडरलाइंग एसेट, कोई भी एसेट नहीं है। रादर आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने क्रिप्टो करेंसीज को कहा था दे आर वर्स देन द पॉन्जी स्कीम, and they argued that argued against legitimizing cryptocurrency in India. But then we see that RBI announced that RBI will float a central bank digital currency. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई क्या क्रिप्टोज लीगल है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं, वन बाय वन इसे समझते हैं। नाउ आरबीआई का जो पहला थ्रेट है कि इकोनॉमी, हमारे जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें अगर क्रिप्टो आता है तो इससे जो आरबीआई का रोल है, आरबीआई की जो प्लेस है, वो कहीं ना कहीं थ्रेटन अप होती है। कैसे? क्योंकि जो क्रिप्टोज हैं दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। क्रिप्टोज का जो कैरेक्टर है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, दे आर बेस्ड ऑन अ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इसको सेंट्रल बैंक रेगुलेट नहीं कर सकता। क्रिप्टोज बेसिकली नेट के थ्रू ऑपरेट होते हैं एंड दिस कैन बी बैंड ओनली इफ ऑल द कंट्रीज विल कम टुगेदर। लेकिन इवन देन देयर वुड बी अ कंट्री विच विल एक्ट लाइक अ टैक्स हेवन एंड दे मे अलाउ क्रिप्टोज टू फंक्शन ओवर देयर एंड कैन डिफाई द ग्लोबल एग्रीमेंट ऑल्सो। नाउ एक चीज़ हमें और समझनी होगी दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सीबीडीसी एंड क्रिप्टो। नाउ जो आरबीआई की प्रॉब्लम है रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी और हम कह रहे हैं कि इसे लेकर आरबीआई ने सीबीडीसी फ्लोट किया है, इट विल नॉट सॉल्व द आरबीआईज प्रॉब्लम सिंस इट कैन ओनली बी अ फिएट करेंसी नॉट अ क्रिप्टो। अगर आरबीआई सीबीडीसी रिलीज कर रहा है सो इट विल बी अ फिएट करेंसी, ये क्रिप्टो नहीं होगा। Cryptos can function as money. CBDC can also function as money. दोनों में डिफरेंस क्या है? Now when we use the term currency, currency is a token. इसको आप मार्केट ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरिकली कमोडिटीज़ को लेने के लिए कॉपर कॉइन्स यूज़ करते थे। Those tokens had some value. Copper coins themselves have the value. बट कॉपर के बाद अब तो पेपर करेंसी आ गई। पेपर करेंसी तो यूजलेस है, बट गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट टू बी अ फिएट करेंसी। गवर्नमेंट उसे डिक्लेयर करती है। व्हेन गवर्नमेंट डिक्लेयर्स इट टू बी अ फिएट करेंसी, इट इज़ ओनली देन एवरीवन एक्सेप्ट्स द वैल्यू विच वाज प्रिंटेड ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं दैट दिस पेपर करेंसी डिराइव्ड द वैल्यू फ्रॉम the state is backing the value for that paper. Whereas अगर हम क्रिप्टोज को देखें तो क्रिप्टोज are just a string of numbers in a computer program, not even more worthless. पेपर तो पेपर है, क्रिप्टो तो कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाले नंबर्स, इट इज़ इवन मोर वर्थलेस एंड देयर इज़ नो स्टेट बैकिंग। तो किस तरह से ये इतने एक्सेप्टेबल बन गए फॉर द टोकन ऑफ एक्सचेंज, ये समझना ज़रूरी है। सी द एक्सेप्टेबिलिटी इज़ बिटवीन द वेल ऑफ एनेबल्स। सपोज कोई पेंटिंग है, उसकी इतनी वैल्यू क्यों बढ़ रही है? बिकॉज द रिच पीपल दे अग्रीइंग टू बाय इट। सिमिलर केसेस विद क्रिप्टो। क्रिप्टो में भी सबसे प्रोमिनेंट है बिटकॉइन। इट वॉज डिज़ाइन टू बिकम एक्सपेंसिव। अब बिटकॉइन का जो टोटल नंबर है दैट इज़ लिमिटेड, पहले से ही इसके नंबर को लिमिटेड रखा गया है टू 21 मिलियन एंड प्रोग्रेसिवली इसको और कंप्यूटर पावर और एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस इट। इसे कहा जाता है माइनिंग। जैसे गोल्ड माइन करते हैं वैसे ही इस बिटकॉइन की माइनिंग के लिए और करने के लिए और कंप्यूटर पावर चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा, जो बिटकॉइन है उसके प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे और उसके प्राइसेस भी बढ़े हैं।
तो इसकी वजह से काफ़ी एक स्पेकुलेशन आया कि इस इन्वेस्टमेंट में काफ़ी हायर प्राइसेस आते हैं. इट अट्रैक्टेड मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स एज वेल. एंड 2009 से ही हाउएवर फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस रहे हैं, बट दे हैव यील्डेड अ गुड अमाउंट. नाउ अगर हम आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट देखें, दे सेड क्रिप्टोज हैव नो अंडरलाइंग एसेट, नॉट इवन अ ट्यूलिप. तो यहाँ पे ट्यूलिप को क्यों यूज़ किया? इस एडिटोरियल में ट्यूलिप मेनिया टर्म यूज़ किया गया है. इट रेफर्स टू दैट टाइम जब ट्यूलिप के जो प्राइसेस थे इट रोज ड्रामेटिकली एंड देन दे कोलैप्स्ड. बट tulips cannot be used as token, whereas cryptos can be used via internet. So cryptos की जो वैल्यू है, cryptos अपनी वैल्यू एक्वायर करते हैं and then they can be transacted via internet. तो therefore cryptos can function in the form of money. Bitcoins are difficult to use, लेकिन आज के टाइम पे simpler cryptos available हो चुके हैं. एक बड़ा यहाँ पे चैलेंज आता है क्रिप्टोज को लेकर, दैट इज़ अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ डबल स्पेंडिंग. ये इशू फियाट करेंसी में नहीं है, ये एक बार स्पेंड हो गया. यहाँ पे डबल स्पेंडिंग का इशू नहीं आता एक्सेप्ट थ्रू फॉर्जरी. क्रिप्टोज में ये यूजिंग अ सॉफ्टवेयर ऑन अ कंप्यूटर, इट कैन बी यूज्ड रिपीटेटिवली. हाउएवर ब्लॉकचेन और इंक्रिप्शन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है. दे आर प्रोटोकॉल्स लाइक प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक. इसे यूज़ करके जो क्रिप्टो से होने वाले जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें डबल स्पेंडिंग ना हो, ये इंश्योर करना शुरू कर दिया गया है. नाउ ब्लॉकचेन का बड़ा रोल ये है कि इससे डिसेंट्रलाइजेशन होती है. नाउ दिस इज समथिंग जो दैट एवरीवन नोज नाउ, दैट ब्लॉकचेन एनेबल्स डिसेंट्रलाइजेशन. इसके ऊपर सेंट्रल बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है. लेकिन अगर हम CBDC की बात करें, इट इज़ स्टिल इन द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक. वहाँ पे डबल स्पेंडिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? बिकॉज इट इज़ जस्ट अ डिजिटल वर्जन ऑफ करेंसी. सो अ सेंट्रलाइज्ड CBDC विल रिक्वायर द RBC टू वैलिडेट ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन. हर एक ट्रांजेक्शन को देखना होगा. लेकिन करेंसी नोट जब देखते हैं तो करेंसी नोट के केस में RBI ट्रांजेक्शन्स का ट्रैक नहीं रखता, बट CBDC के केस में RBI को हर एक ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना होगा. सो ये समझना ज़रूरी है कि CBDCs दे आर नॉट सब्सटीट्यूट ऑफ क्रिप्टोज, that they will soon begin to be used as money. So this will impact the functioning of central bank and all the commercial banks. Now अगर हमें क्रिप्टोज के ऊपर बैन लगाना है, सो फॉर दैट वी नीड ग्लोबल कोऑर्डिनेशन, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है. क्योंकि इसे लेकर इवन ये भी कहा जा रहा है दैट क्रिप्टो करेंसी से वी हैव एंटर्ड इनटू द हिस्ट्री ऑफ मनी. इट हैज़ एंटर्ड इनटू अ न्यू चैप्टर. सो देयरफॉर RBI नीड्स टू हीड दिस कॉशन एंड नॉट बी ओवर डिफेंसिव. हमें ये हर एक चीज़ समझनी होगी कि क्या ब्लॉकचेन एक्चुअली, जो हमारे क्रिप्टोज हैं, क्या ये एक्चुअली में ब्लॉक हो सकते हैं कि नहीं, बैन हो सकते हैं कि नहीं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल, द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं अबाउट द ऑक्शन ऑफ एयरवेव्स आइडेंटिफाइड फॉर 5G सर्विसेज, पर्टिकुलरली उसकी प्राइसिंग, स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग को लेकर, ये इससे रिलेटेड है. The recommendations have triggered some disappointment within the industry. This editorial is about that. So, Telecom Regulatory Authority of India ने कुछ 35 to 40% cuts दिए हैं on the reserve prices, at which the relevant frequency bands of spectrum could be auctioned. Now, इसे लेकर जो telecom service providers हैं, they are content कि जो recommendations हैं, these are counter to the spirit. इससे पहले रिलीफ कम रिफॉर्म का पैकेज अनवील किया गया था बाय द गवर्नमेंट. दिस इज़ काउंटरिंग दैट. सो यहाँ पे यूनियन कैबिनेट ने ये डिसाइड किया था कि जो हमारा टेन्योर ऑफ स्पेक्ट्रम असाइनमेंट है, इसे 30 ईयर्स तक इंक्रीज़ किया जाएगा फ्रॉम 20 ईयर. इससे पहले 20 ईयर्स होता था और अब इसे इंक्रीज़ करके 30 ईयर्स किया जाएगा. लेकिन जो रेगुलेटर्स हैं उनके ऊपर 1.5 टाइम्स प्रपोज चार्जिंग लगाई गई थी, सो दैट टू रिड्यूस द रिजर्व प्राइस फॉर 30 ईयर टेन्योर.
एंड इससे गवर्नमेंट का एम यही था कि ताकि जो स्पेक्ट्रम है वो अफोर्डेबल हो सके एंड ताकि जो पार्टिसिपेशन है ऑक्शंस के अंदर वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके। लेकिन जो तराई की रिकमेंडेशंस रही हैं, now it has underscored the fact that only 37% of spectrum on that offer was at the last auction has been sold. तो ये यही शो करता है कि जो रेगुलेटर्स हैं दे नीड फर्दर रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व प्राइसेस। इसे लेकर जो तराई की रीजनिंग रही है दैट दे हैव रिजर्व द प्राइसेस, दैट इज़ एन इलैबोरेट कंसल्टेटिव प्रोसेस। यहाँ पे दे हैव स्टेप्ड इनटू अ कंजर्वेटिव अप्रोच, जिसके अंदर जो चैलेंजेस जो इंडस्ट्री करंटली फेस कर रही है उसे डिस्काउंट किया गया है। एंड ये तो इंडिया की बात है कि इंडिया की ऑक्शन में ये चीज़ हुई है ना। अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें जिन्होंने सक्सेसफुली 5G नेटवर्क को रोल आउट किया है, लाइक जापान, साउथ कोरिया, वहाँ पे ऑक्शंस ही नहीं हुए। दे अवॉइडेड ऑक्शंस, इंस्टेड दे अडॉप्टेड the discretionary approach to spectrum allotment. Now, एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी होगी कि इंडिया के अंदर ये जो अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया था आफ्टर द ग्रांट ऑफ 2G लाइसेंस। एंड सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कि ऑक्शंस इज़ द बेस्ट मेथड जिसके थ्रू हम ये जो घोटाला हुआ था 2G स्पेक्ट्रम में, ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो स्टिल एन ऑक्शन कैन इंश्योर दैट जो रिसोर्सेज हैं वो एक्चुअली में उनको लेकर बिडिंग हो रही है एंड देन दे आर यूटिलाइज्ड और इस तरह के प्राइस के ऊपर सेट हो विच इज़ वायबल फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडिया की जो टेलीकॉम कंपनीज़ हैं दे आर पॉइंटिंग आउट टू द फैक्ट कि अभी भी उनकी जो एबिलिटी है टू इन्वेस्ट इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस रिक्वायर्ड टू कवर अ होल लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, and this simultaneously ensure optimum reach and availability of signals in defense urban areas. तो ये कहीं ना कहीं हाई कॉस्ट पे आता है। दिस इज़ द हाई कॉस्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। एंड गवर्नमेंट का जो गोल है टू नेटिंग आउट ऑप्टिमम रेवेन्यू फ्रॉम ऑक्शनिंग द स्पेक्ट्रम, दिस इंश्योर दैट इंडिया डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज। जो पॉलिसी मेकर्स हैं they need to insist TRAI to revise its recommendation. The Indian economy can ill afford any further disruptions related to this particular sector. तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो recommendations रही हैं उसे लेकर काफ़ी ज़्यादा criticism चल रहा है। So that is all for this video. इस वीडियो में हमने जो important editorials हैं हमारी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें आज हमारे इस वीडियो में डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।